हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पिछू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभी विद्यामन एजुकेशन। ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का नेक्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस की बात किया था। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रॉफिट और लॉस को समझा था क्या होता है, इससे रिलेटेड टर्म कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या होता है, और पार्ट 2 में उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज के सेशन में भी बच्चों हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, आने वाले 2 सेशन में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट लॉस को जितने टाइप के क्वेश्चन आपके पब्लिक सेक्टर में पूछे गए हैं या फिर गेट में पूछे गए हैं या फिर इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे गए, सारे के सारे टाइप डिस्कस कर दूं और मुझे ऐसा फील हो कि ये भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूं। क्योंकि प्रॉफिट लॉस में वेराइटी ऑफ क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और आपके एग्जाम में क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप को डील करना बहुत ज़रूरी है। देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन किसी को भी सॉल्व कर, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा आप सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उस टाइप के क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किए रहोगे तो आपका वहाँ पे टाइम कम लगेगा और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? तो अगर जिन लोगों से अगर पार्ट 1 पार्ट 2 मिस हो गया, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि जब पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है प्रॉफिट और लॉस की, वो एकदम क्लियर हो जाएगी। और थोड़ा बहुत अगर डाउट रह जाएगा तो आज के सेशन में जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिन लोगों से मिस हो गया वो लोग जरूर पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले पहले, उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और भी बहुत सारे टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूं, जैसे परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, वेन डायग्राम, सिलॉक्स, इंटरेस्ट, ये सारे टॉपिक के भी प्लेलिस्ट बने हुए हैं। उनका सारा लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर कोई टॉपिक आप मिस कर दिए हैं तो उनको आप इजीली देख सकते हैं। आज के सेशन का बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले एक थोड़ा सा छोटा सा क्विक रीजन कर लेते हैं। देखो, प्रॉफिट लॉस में 2 चीज़ें आपको पता होना चाहिए, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब कोई पर्सन है, जिस पर्सन के रिस्पेक्ट में हम लोग प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हमको पता होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये जो पर्सन है अपने जेब से कितना रुपया इन्वेस्ट किया, उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और उस पर्सन के जेब में कितना पैसा वापस आया उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब उसके पास रिटर्न कितना आया। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। अगर ये चीज़ याद है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बस किसी भी क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन में दिया हुआ सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर, तो ये डायरेक्ट लिख दिया कि सेलिंग प्राइस है, मतलब उसके जेब में इतना रिटर्न आ रहा होगा तो ये सेलिंग प्राइस है। जब इतने में वो सेल करता है तो उसको लॉस होता है। लॉस परसेंट दिया हुआ कितना, 23%। ठीक है, तो मतलब परसेंटेज लॉस दिया हुआ है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, आपसे पूछा गया कि सीपी कितना होगा चेयर का। अगर इसी को डायग्राम फॉर्म में बनाओ बच्चों तो हमको सीपी नहीं पता है, सीपी से क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस निकलता है। अब ये लॉस हुआ है बच्चों कितने परसेंट का, 23% का। मतलब कॉस्ट प्राइस जितना का खरीद कर लाया होगा, जितना उसने इन्वेस्ट किया होगा, उसको 23% से डिक्रीज करके बेचा होगा, तभी तो उसको 23% का लॉस हुआ। और डिक्रीज होने के बाद सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1386। यानी अगर सिंपल सा लैंग्वेज बोलूँ तो एक क्वांटिटी है जिसको 23% से डिक्रीज किया गया है, डिक्रीज करने के बाद इतना आ रहा है, तो वो क्वांटिटी कितनी होगी यही निकालना। और क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। तो इस टाइप के कैलकुलेशन आपको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीका सिखा चुका हूँ। जैसे कि पहला तरीका ये बच्चों की मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो जब किसी क्वांटिटी को 23% से डिक्रीज करने का मतलब उस क्वांटिटी में, मतलब कॉस्ट प्राइस में हम लोग 0.77 का मल्टीप्लाई किए होंगे, तब जाके ये 1386 आया होगा। तो जब कॉस्ट प्राइस में 0.77 का मल्टीप्लाई करने पे ये आया होगा, इसका मतलब कि 1386 में 0.77 को डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसका मतलब कि कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 1386 डिवाइडेड बाई 0.77। इसको जो सॉल्व करोगे बच्चों वही आपका आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अब इसको डिवाइड करने में ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ी तकलीफ हो जाए, क्योंकि ये नंबर डिविजिबल आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन ये डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। या फिर सोचने का दूसरा तरीका ये हो गया बच्चों, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि कॉस्ट प्राइस को 23% से डिक्रीज किया गया है और डिक्रीज करने के बाद ये क्वांटिटी आई है। तो किसी डिक्रीज करने का मतलब होता है कि कॉस्ट प्राइस जो होगा 100% रहा होगा, उसमें से उसका 23% निकाल के उसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए होंगे। यानी कि जो क्वांटिटी आया है इसको हम बोल सकते हैं कि ये 77% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। यानी कि 77% की वैल्यू आपको दी है, और कितनी दी है, 1386 दी है। आप ऐसे भी सोच सकते थे। अब यहाँ पे 11 से डिवाइड करोगे तो 7% आ जाएगा, और 11 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा। फिर 1% की वैल्यू निकालोगे यहाँ से बच्चों, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 7 से डिविजिबल है तो 1 टाइम जाएगा, और ये हो जाएगा 8 टाइम्स, तो 1% की वैल्यू हो गई 18। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 1800।
यही तो आपका कॉस्ट प्राइस है। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे या फिर स्केलिंग फैक्टर को यूज करके कैलकुलेट कर सकते थे, आपकी मर्जी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बी इज द करेक्ट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा। बी को टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि इस टाइप का कैलकुलेशन आएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी सोच सकते हैं हम। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए पर्सन इनकर ए लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग ए वॉच। एक पर्सन है, एक वॉच को सेल करता है इतने रुपए में। तो ये इतने रुपए में पर्सन वॉच को सेल कर रहा है तो उसके जेब में आया होगा इतना। इसका मतलब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और लॉस हो रहा है उसको 5% का, मतलब परसेंटेज लॉस दिया हुआ है। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ई वॉच टू बी सोल्ड टू अर्न 5%। अब पूछा है कि देखो इतने में अगर वो बेच रहा है तो उसको 5% का लॉस हो रहा है, तो उसको 5% प्रॉफिट करने के लिए वो कितने में बेचना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जो भी ये अमाउंट है इससे ज़्यादा आंसर आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा आएगा। सारे के सारे ऑप्शन, कई बार तो एग्जाम में ऐसे भी ऑप्शन सेट करता है कि इससे कम दिया रहेगा तो आप तुरंत रिड्यूस कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं होगा। वैसे इसमें सारे ज़्यादा दिया हुआ है तो कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बिना कैलकुलेट किए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं डायग्राम फॉर्म में आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमको नहीं दिया तो हमने कॉस्ट प्राइस लिख लिया, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया हुआ बच्चों 1140, ये है सेलिंग प्राइस, याद रखना, क्योंकि उसके इतना जेब में आ रहा है, कितने जेब से लगाए नहीं दिया है। लेकिन कॉस्ट प्राइस को 5%, देखो यहाँ 5% का लॉस हुआ है तो मतलब कॉस्ट प्राइस से 5% इसने डिक्रीज करके बेचा होगा। सिंपल सी बात है। तो अभी जो लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है, क्योंकि यहाँ भी क्या निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस। जब कॉस्ट प्राइस को 5% से डिक्रीज किया गया तो ये आ रहा है, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस सिंपल सी बात है, अगर इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या यूज हुआ होगा, 0.95 का यूज हुआ होगा, यानी कि 1140 डिवाइडेड बाई 0.95 कर लोगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। या फिर आपको पता है कि ये कितना होगा, ये होगा बच्चों 95% ऑफ कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि 5% से डिक्रीज किया गया है तो 100% में से 5% घटाएंगे तो 95% के बराबर होगा। तो 95% की वैल्यू दी है 1140, तो 95% की वैल्यू 15440, 5 से डिवाइड कर लो तो ये 19% आ जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 228। ठीक है, अब इसको 19 से भी डिविजिबल है, देखो ध्यान से, तो 19 से डिविजिबल तो इसको 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो 100% की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200, यानी ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1200। अब इसको डिवाइड भी करते इसको तो भी आंसर क्या आता है 1200 ही आता है। आपकी मर्जी, या तो डिवाइड कर लो या फिर ऐसे सोचो। मेरे ख्याल से ऐसे सोचना चाहिए, अगर ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये बार बार कैलकुलेशन आप अगर परफॉर्म करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम कैलकुलेशन एकदम फास्ट हो जाएगा, आप इसको कई जगह यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो जब कॉस्ट प्राइस पता चल गया, अब बोल रहा है कि इसी चीज़ को वो 5% प्रॉफिट से बेचेगा तो कितने पे बेचेगा। तो खुद सोचो कि 1200 रुपये का सामान खरीद कर लाया है, ठीक है, पता चल गया। अब इसको 5% प्रॉफिट से बेचना है बच्चों, तो कितने लोग बोलेंगे कि जो होगा इसको 5% इसका निकाल के इसमें ऐड कर देंगे। तो 5% निकाल के ऐड करने का मतलब इसका 10% कितना है 120 है, 10% इसका कितना होगा 120 होगा, तो 5% कितना होगा 60, यानी कि 1260 रुपया का वो बेचेगा। तो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5% प्रॉफिट के साथ, क्या हो जाएगा 1260। और ये जो सेलिंग प्राइस था ये 5% लॉस के साथ आ रहा था, और ये जो सेलिंग प्राइस आ रहा है 5% प्रॉफिट के साथ आ रहा है। कॉस्ट प्राइस चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो सामान खरीद के ला लिया है, वो घाटे में बेचे मुनाफे में बेचे तो सेलिंग प्राइस चेंज होता चला जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 1260 का मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। आप इतना सोचते भी नहीं, तो आप ऐसे सोचते कि 100% की वैल्यू पता चल गई और ये जो 5% से बढ़ा है तो यहाँ पे जो भी आएगा 105% की वैल्यू आएगी, तो आप डायरेक्ट यहाँ से 105% की वैल्यू निकाल सकते थे। 100% की वैल्यू आपको 1200 पता थी, 1% की वैल्यू 12 पता थी, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60, यानी 1260 हो जाता। डायरेक्ट आप आंसर टिक कर सकते थे, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं था, ये लिखना नहीं पड़ता आपको। ठीक है, लेकिन मेरे को समझाना था, मैं चाहता हूं कि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए, तो आपको मैं इसलिए समझाने के लिए ऐसे लिखा था। ठीक है, आपको एग्जाम में बार बार लिखने की जरूरत है, आपको पता है कि जब 5% से बढ़ाएंगे तो 105% की वैल्यू निकालना है कॉस्ट प्राइस का, तो 1260 के बराबर आ जाएगा। आप टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ ए ग्लास इज, ग्लास का सेलिंग, एक ग्लास है उसका सेलिंग प्राइस दिया है, मतलब कि सेलिंग प्राइस का मतलब डायरेक्ट बोल दिया कि सेलिंग प्राइस है, मतलब उसके जेब में इतना आ रहा है रिटर्न, और वो बेच रहा है, लॉस हो रहा है उसको 25% का, 25% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, इफ सेलिंग प्राइस इतना, अगर सेलिंग प्राइस अगर वो इतना रखता है तो कितने % का प्रॉफिट होगा। अगर इसी चीज़ को मैं डायग्राम फॉर्म में बोलूँ तो कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है बच्चों, कॉस्ट प्राइस को 25% से डिक्रीज किया गया होगा, क्योंकि 25% का लॉस हो रहा है, तो जितने का वो खरीद कर लाएगा उसको 25% से डिक्रीज करके बेच रहा होगा, और जब बेच रहा है तो 1965 का बेच रहा है, और यही क्या है कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस है, कब, जब 25% का लॉस हो रहा है। लेकिन बोला गया है कि इसी सामान को अगर वो 3013 में बेचेगा, ठीक है, 3013 में बेचेगा
तो वहाँ पे उसको प्रॉफिट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, तो यहाँ पे कितना % का प्रॉफिट हो रहा है आपको कैलकुलेट करके बताना है आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि देखो ये जो सेलिंग प्राइस दिया है ये 25% लॉस पे दिया है, और ये जो नया सेलिंग प्राइस दिया ये कितने % का प्रॉफिट हो रहा है ये आपको निकाल के बताना है। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका ये बच्चों कि सेलिंग प्राइस दिया है, ये 25% डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालोगे। अब ये जो कॉस्ट प्राइस आएगा उसको यहाँ पे यूज करोगे, और उस कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे देखोगे कितना ये बढ़ा है, उतना जितना % बढ़ा होगा उतने % का प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखो आप ऐसे कर सकते हो। अब इसको निकालने का तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ 25% डिक्रीज होने का मतलब क्या हो गया बच्चों कि 0.75 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया गया होगा। तो यानी कि इससे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1965 डिवाइडेड बाई 0.75, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस आएगा आप यहाँ पे यूज करोगे कॉस्ट प्राइस को, वही कॉस्ट प्राइस यहाँ पर लिखोगे 1965 डिवाइडेड बाई 0.75। अब इस ये अमाउंट यहाँ से कितना % बढ़ा है, ये कितना % ग्रोथ हुआ है, वही तो प्रॉफिट होगा, तो वो कैलकुलेट करके आप बता दोगे। या फिर मेरे तरीका से अगर सोचना चाहो तो कितने लोग बोलेंगे जो ये जो दिया है बच्चों 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, तो 75% की वैल्यू आपके पास पड़ी है, तो 75% की वैल्यू कितनी है 1965 पड़ी हुई है। क्लियर है। अब जब 75% की वैल्यू पता है तो कितने लोग बोलेंगे 25% की वैल्यू निकाल लोगे। 25% को मतलब 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर लोगे, क्योंकि 3 का डिविजिबल हमको दिख गया था, तो 6 टाइम जाएगा, 5 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा, तो 655 आपका आ जाएगा 25% की वैल्यू। अगर यहाँ से अगर 25% की वैल्यू आप निकाल लिए तो यहाँ से 5% की वैल्यू निकाल सकते हो। 5 से डिवाइड करोगे तो 5 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 5% की वैल्यू 131 आ जाएगी। वैसे ये 25% की वैल्यू पता थी तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते थे, और 100% की वैल्यू कितनी होगी तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 655 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2620, ये आपका 100%, यही तो कॉस्ट प्राइस होगा ना। तो आप डायरेक्ट ऐसे कॉस्ट प्राइस निकाल सकते थे, लेकिन ये देखो ये कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये कितने % से बढ़ा है यही आपको निकालना है। तो ये कितना बढ़ा हुआ है बच्चों, आप देखो अप्रॉक्स कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितने % से बढ़ा है। तो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल सा तरीका बच्चों 2620 है। अब ये कितने से बढ़ा है तो देखो यहाँ से अगर 400 ऐड करते हैं तो 400 के आसपास ऐड, 400 से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो कितने लोग बोलेंगे सर 400 से थोड़ा सा कम ऐड करेंगे तो 400 से बढ़ा हुआ है, तो अब इसका 400 कितना है यही निकालना है। तो इसका अगर 10% 262 है तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 30% 10% 262 है, ध्यान से समझेंगे। तो अगर ये 20% बढ़ाते हैं तो 600 बढ़ जाएगा, इसका मतलब कि 20% तो आंसर होगा ही नहीं। अब 10% तो कभी हो ही नहीं सकता, 10% मतलब 262 ही इसमें ऐड करेंगे तो इतना तो आएगा नहीं। अब 13% ऐड करेंगे तो 13% भी नहीं आएगा, क्योंकि 3% की वैल्यू कितनी होगी 100 से कम होगी, 100 से कम होगी, तो इसमें 262 में 100 ऐड करोगे 300 ही बढ़ेगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बच्चा कौन सा, सी इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को एग्जैक्ट कैलकुलेट करना तो एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकता है। 100% की वैल्यू 2620 है, तो 15% की वैल्यू ऐड करना है, तो इसका 10% कितना होगा 262 होगा। 10% ऐड कर दिए, 5% और ऐड करना, तो 5% की वैल्यू 131 है, तो इसमें 131 ऐड हो जाएगा। ये 10% की वैल्यू है बच्चों, ये 5% की वैल्यू है, और ये 100% की वैल्यू है। ठीक है, तो टोटल 115% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो मतलब कि हाँ 100 कोई क्वांटिटी 100 से 115 हो रही है, मतलब 15% से बढ़ रही है। इसको सम करो तो 3, और ये 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही तो आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी 15% का प्रॉफिट हो रहा है। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करना आप ऐसे सोच सकते हो ऑप्शन से देख के। अब जिन लोगों को फार्मूला निकालना तो सीधे वो सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो कितना बड़ा है बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक बढ़ने में इसका सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब 3013 जो फार्मूला फॉलो करते हैं 2620, ये डिफरेंस आ रहा है। और कहाँ से बढ़ा है तो 2620 से बढ़ा, इंटू 100 करोगे तो ये आपका प्रॉफिट आएगा। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो 15% आएगा। अब देखो करने का मेथड है, आप जैसे करो, ये पैदल चलने वाला मेथड है, मैं कभी नहीं बोलूँगा कि आप इसको प्रीफर करो, आपको ऐसे शॉर्टकट में सोचना है। ठीक है, कि कैसे इसको कैलकुलेट। हमारा मेन टास्क है बच्चों, देखो हमारा 2 ही टास्क है। पहला टास्क ये है कि क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व करना है। कम से कम टाइम में सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। कैलकुलेशन फास्ट होने का मतलब आपको ट्रिक पता होना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिख रहा हूँ, जब ये आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ ये कि हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम में 100% गेन करें, और 100% कैसे गेन होगा, जब आपका कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। यानी कि आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है कि पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और शॉर्टकट भी सीखना है कैसे अप्लाई करना है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बिना फार्मूले के मैं पढ़ाऊँगा, और वो आपको सीखोगे तो आप ही को बेनिफिट है, क्योंकि टेक्निकल में ऑलरेडी आपके इतने फार्मूले हैं वही नहीं याद होते, तो नॉन टेक मतलब एप्टीट्यूड के फार्मूले आप याद करोगे क्या। अभी तक जितना मैं टॉपिक कवर किया हूँ आप देख लो, शुरू से उठा के टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, परसेंटेज हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, या फिर कोई भी हो,
उसमें हमने कभी कोई फार्मूला अप्लाई किया ही नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब कुछ लोग आप लोगों से बोलेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम यूज किया, तो ये बेसिक फार्मूला तो सब लोग यूज करेगा, बेसिक चीज़ों को हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैं कभी नहीं बोलता कि शॉर्टकट ऐसे आप याद कर लो, बिल्कुल आपको याद करने की जरूरत नहीं। आपके पास अगर दिमाग है, कॉमन सेंस है, तो क्वेश्चन को आप आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे और यही चीज आपको डेवलप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल, सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं हम लोग, ट्रिपल कर दे रहे हैं, एंड कॉस्ट प्राइस को डबल कर दें तो प्रॉफिट विल बिकम 65%। तो व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखो, इस क्वेश्चन बहुत सारा अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस चीज को समझने के लिए आपको देखो, ऐसे सोचो कि कोई प्रोडक्ट था जिसका कॉस्ट प्राइस था और उसका कुछ सेलिंग प्राइस था, तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा भाई, कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। मान लेते हैं कि x% का प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था x% का। अब क्या बोला गया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस को ट्रिपल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को हमने ट्रिपल कर दिया, तो यानी 3SP कर दिया। ट्रिपल का मतलब जो सेलिंग प्राइस था उसको 3 गुना कर दिया, मतलब 3SP कर दिया। और कॉस्ट प्राइस को हमने क्या किया, डबल, मतलब कि 2CP कर दिया। कॉस्ट प्राइस को 2CP कर दिया, डबल कर दिया। अब बोला कि जब ऐसा करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 65%। तो 65% प्रॉफिट का मतलब ये हो रहा है बच्चों कि ये जो है 2CP है, 65% से बड़ा होगा तो ये 3SP के बराबर आया होगा। अगर इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ बच्चों, तो जो लोग फार्मूले से सॉल्व करेंगे उनको टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ ट्रिक क्या है कि इस क्वांटिटी को 65% से बढ़ाने के बाद ये आया है। इसका मतलब कि 165% आप क्या होगा, कॉस्ट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस। याद रखना, यहाँ पे बहुत लोग कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे, लेकिन इस क्वांटिटी के 165% के बराबर होगा। यानी कि 165% ऑफ 2CP इक्वल टू 3SP आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो 165% ऑफ 2CP का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों, तो ये करेंगे 2CP को 100 से डिवाइड करेंगे और उसमें 165% का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2CP का 165% निकल जाएगा। और ये किसके बराबर दिया है, 3SP के बराबर दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाई सेलिंग प्राइस इक्वल टू 10/11। ये आपका रेशियो पता चल गया। जब आपका ये रेशियो पता चल गया तो आप इजिली आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस बता सकते हो कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना परसेंट होगा, लॉस होगा तो कितना परसेंट होगा। ये मैं पार्ट 2 में आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो रहेगा, तो बिना कैलकुलेट किए कैसे सॉल्व करोगे, कैसे बताया था बच्चों आप लोगों को। तो कॉस्ट प्राइस 10:11 दिया है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रेशियो, मतलब आप कॉस्ट प्राइस को 10 रुपया मान लोगे, मतलब उसने 10 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके पास रिटर्न कितना आ रहा है, 11 रुपया आ रहा है। तो कितना रुपया कमा रहा है बच्चों, 1 रुपया कमा रहा है। 1 रुपया किस पे कमा रहा है, 10 रुपया पे कमा रहा है। यानी कि 1 रुपया का 10 रुपया कितना परसेंट है, 10%। डायरेक्ट आप बोलोगे कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है सर, बिना आप कैलकुलेट किए। मैं तो आपको समझाने के लिए लिखा है, जो लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो डी टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। जिन लोगों को फार्मूले से कर रहे हैं बच्चों, उनको पता होगा कि वो 10 रुपया अपने जेब से लगा रहा है, उसके पास 11 रुपया आ रहा है, तो 1 रुपया का फायदा हो रहा है। और जितना जेब से लगा रहे हैं तो उसी पे फायदा कैलकुलेट करते हैं। तो 10 रुपया लगाया तो 1 का 10 कितना है, तो 1/10 × 100 करते हैं, तो ये प्रॉफिट परसेंट आ जाता है। तो ये आ जाता है 10% का प्रॉफिट हो रहा है। यही तो हम डायरेक्ट लिख दिए थे। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दिखे बच्चों, आपको ऐसे ही सोचना है, तभी आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपका क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आजकल टाइम कम मिलता है। ध्यान रखेंगे बच्चों, ठीक है। आप कभी भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व करते हैं आज के समय में। तो पहले की बात अलग थी, क्लियर है। तो आपको हमेशा शॉर्टकट पे फोकस करना है और रटने की कोशिश नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है। जब जिस दिन आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, आप टॉप से टॉप क्वेश्चन कम से कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये है, इफ कॉस्ट प्राइस इज 150 लेस देन द सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर 150 लेस देन सेलिंग प्राइस है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा। सिंपल सी बात है। अब प्रॉफिट दिया भी है 20% का, तो सेलिंग प्राइस कितना है ये आपको बताना। अगर इसको डायग्राम फॉर्म में बोलूँ बच्चों, तो मैं आपसे बोलूँ कि ये जो कॉस्ट प्राइस है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस है, अब इसको 20% का प्रॉफिट का मतलब कि कॉस्ट प्राइस को 20% से बढ़ाया गया होगा। 20% से बढ़ाने का मतलब, और साथ में दिया है कि जो SP है वो कॉस्ट प्राइस प्लस 150 के बराबर है, ये दिया हुआ है। क्लियर है, ये दिया हुआ है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस प्लस 150 दिया हुआ है। अब जैसे ही आप लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वांटिटी को बढ़ाया गया 20% से, और बढ़ा हुआ क्वांटिटी किसके बराबर आ रहा है, 150 के बराबर आ रहा है। तो कितने लोग बोलेंगे सर कि 20% की वैल्यू 150 दिया है, 20% आप CP कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है। जब 20% आप CP 150 दिया है तो 100% नहीं निकाल लोगे। 100% का मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे। अब 150 में अगर 5 का मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दो।
ठीक है। तो ये कितना आएगा 750 आएगा। 750 का मतलब क्या आ गया बच्चों, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 750 आ गई, बिना कैलकुलेट किए हमको पता चल गया। तो अगर आप ऐसे लिख के सोचते हो, ऐसे आप थिंकिंग डेवलप करते हो, क्वेश्चन एग्जाम में 10 सेकेंड में आप सॉल्व कर लोगे। जो लोग इसको फॉर्मूले सॉल्व करेंगे वो 1 मिनट से कम नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सोचना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस 750, लेकिन याद रखना एग्जाम में आपसे पूछा गया सेलिंग प्राइस। अब जैसे ये 750 कॉस्ट प्राइस आएगा, बहुत लोग 8 टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे और माइनस मार्किंग्स ले लेंगे, ठीक है। उनको माइनस मार्क्स मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़े। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है। तो ए आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस इतना आ रहा है। अब सेलिंग प्राइस निकालना है बच्चों, तो कॉस्ट प्राइस प्लस 150 है, मतलब कि 750 प्लस 150 ऐड करना पड़ेगा। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 900, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया 900। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है 900, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं। जब भी अपनी कॉपी में नोट्स बनाना, तो यहाँ पे ये चीज़ को मेंशन करना कि हमको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 750 निकालोगे, आप ऑप्शन में दिखेगा, आप टिक कर दोगे, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर रहता है आपको, तो आप उतना सोच नहीं पाते। तो आप पहले से आदत डालो कि क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो सेलिंग प्राइस निकाल के टिक करोगे, तो इसका आंसर क्वेश्चन का क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, डी, न कि ए। आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। तो एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इस पे स्टार लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखते हैं। वैसे सारे के सारे क्वेश्चन में वही लिया हूँ जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं आपके, ठीक है। लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को आपको समझना है। क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ वेरिएबल टू नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। जो लोग नंबर सिस्टम की क्लास किए होंगे उसी पे ये बेस्ड है, ठीक है। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। ऑन ए सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 150, किसी आइटम पे प्रॉफिट 150 का हो रहा है प्रॉफिट। इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि वो आइटम कॉस्ट प्राइस रहा होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस रहा होगा, और ये 150% से क्या किया गया होगा, बढ़ाया गया होगा। तो 150% से बढ़ाने के बाद वो सेलिंग प्राइस आएगा, क्योंकि 150% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको हम लोग अपने भाषा में ऐसे समझेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो आगे बोला कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाई 25%। अब कॉस्ट प्राइस को 25% से बढ़ा दे रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ये कॉस्ट प्राइस को 25% से बढ़ा दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो कॉस्ट प्राइस था वो रहेगा, इसका 25% निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 25% कितना, 1/4 के बराबर होता है, यानी कि CP/4 हो जाएगा। ये 25% की वैल्यू हो जाएगी, ऐड कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि जब इतना करने के बाद तो न्यू प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, और वो भी परसेंट में बताना है। तो यहाँ पे ये कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या लोगे बच्चों, तो सेलिंग प्राइस के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो जितना पहले के बेचता था उतना अभी भी बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर है? क्योंकि जितना पहले का वो बेचता था अभी भी उस पर बेच रहा है, क्योंकि अभी इससे बेचने की बात वो जिक्र किया ही नहीं है। बस ये बोल रहा है कि कोई समझ, ऐसे सोचो कि कोई दुकानदार है, किसी सामान को लाता था और बेचता था, तो 150% की प्रॉफिट हो जाती थी। लेकिन उसको उसी सामान का दाम 25% से बढ़ गया, तो अब नया प्रॉफिट कितना होगा ये आपसे पूछा गया। मतलब वो सामान उतने पे ही बेचेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस का यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, तो सेलिंग प्राइस उतना ही लेंगे, ठीक है। अब आपसे बोला है कि यहाँ पे कितना परसेंट का प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को फार्मूले से सॉल्व करोगे बच्चों तो आपका टाइम बहुत लगेगा। इसको आसान तरीके से सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है वेरिएबल, तो आप इसको नंबर में कन्वर्ट कर लो। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों। तो इसको मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है बच्चों, तो 150% से बढ़ाने का मतलब सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा। अब 150% बढ़ाने का मतलब ये होता है बच्चों कि उसको 2.5 गुना कर देना। 2.5 गुना करना आपको परसेंटेज की क्लास में बता चुका हूँ कि 1% 150 बढ़ाने का मतलब, देखो यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ कि जो ये कॉस्ट प्राइस था वो तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इसका 150% ऐड हो जाएगा, मतलब कि 1.5 कॉस्ट प्राइस ऐड हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 2.5 कॉस्ट प्राइस। क्लियर है ये चीज़? यानी कि यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 150% निकाल के इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 150, तो ये 150% होगा और ये हो जाएगा 250। तो ये सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 250। बहुत लोग यहाँ पे सेलिंग प्राइस 150 ही ले लेते हैं जल्दी में। आपको 150% से बढ़ाना है, तो इसका 150% निकाल के इसमें ऐड करोगे तो 100 का 150% कितना होगा, 150। 100 में 150 ऐड होगा तो 250। तो इसके हिसाब से जो माना हमने कॉस्ट प्राइस 100, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस 250 आ गया। अब सेलिंग प्राइस चेंज नहीं किया तो बच्चों सेलिंग प्राइस 250 ही रहेगा, 250 हमने लिख लिया। लेकिन कॉस्ट प्राइस चेंज हो रहा है, कॉस्ट प्राइस में 25% से बढ़ रहा है। 25% से बढ़ने का मतलब कि 100 का 25%
50% निकाल के इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि जो हमारा जो नया कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों 125। अब ये आपको यहाँ पर बात समझना होगा कि हमने 100 ही क्यों माना था। 100 इसलिए माना था बच्चों क्योंकि उसका 150% निकालना आसान था और उसका 25% भी निकालना आसान था, इसलिए हमने 100 माना। अब यहाँ से वो 125 रुपये के हिसाब खरीद कर लाया और बेचा 250 का, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? तो जस्ट इसको डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि ये 100% से बढ़ा है, यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चों? तो प्रॉफिट हो रहा है 100% का। तो 100% का प्रॉफिट, पहले 150% का प्रॉफिट कमा रहा था, अब कितने का प्रॉफिट कमाएगा? 100% का। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बच्चों, आपको ऐसे ही डील करना है। आई थिंक आप लोगों को 6 क्वेश्चन में डिस्कस किया, 6 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। और कोशिश करना है बच्चों कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़ेंगे तो मैं जल्दी सिलेबस कंप्लीट करूंगा और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आपको इतने ही आसान भाषा में आपको सिखा सकता हूं मैं, क्योंकि मैं पिछले 6 साल से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है? तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर जुड़े और आपको ज़्यादा बेनिफिट हो। हमेशा की तरह बच्चों ये क्वेश्चन होमवर्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करके बताना है। जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको आंसर कमेंट करने का तरीका पता है, जो लोग नए हैं बच्चों आपको लिखना है होमवर्क, क्वेश्चन ऐसे लिखना है। अगर ए ऑप्शन सही है तो ए लिखना है और साथ में उसका नंबर लिखना है 125। क्लियर है? बी सही है तो बी लिखेंगे 175। तो आंसर कमेंट करने का यही तरीका है, ऐसे आपको सॉल्व करना है, आंसर कमेंट करके बताना है। मैं बहुत लोगों से खुश हूँ बच्चों कि बहुत लोग आंसर कमेंट करके बताते हैं कि आंसर आ रहा है। ठीक है, जो लोग गेट की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनसे उम्मीद करता हूँ कि आंसर निकालेंगे। अगर आप अभी तक हमसे सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े बच्चों तो सोशल मीडिया पर जुड़ जाइए। ये फेसबुक पेज है, इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे तो डेली यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पोस्ट करता हूँ, तो आपको एक डेली क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए। और साथ में अगर मान लो फेसबुक नहीं चलाते हो तो आप ये इंस्टाग्राम पे पेज है, इसको फॉलो कर लीजिए। सेम क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट होता है, तो आप दोनों में से कहीं भी एक जगह जुड़ जाइए तो आपको क्या होगा, डेली 1-2 क्वेश्चन मिलने लगेगा। अब बाकी सब इन्फॉर्मेशन के लिए, पीडीएफ के लिए, जितने भी टॉपिक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उनका पीडीएफ या चैनल से रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होता है इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलता है। तो ये टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करना ना भूलें। इन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इजीली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं।